आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मुंबई से वो खबर जो सबका दिल दहला देगी, आपको सावधान कर देगी। भले ही खुमार कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन रफ्तार पर कंट्रोल जरूर रखें। पर ऐसा आमतौर पर हो नहीं पाता अमित। और फिर जो मुंबई में हादसा हुआ वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। उसकी तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। मुंबई बड़ोदरा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। 250 किलोमीटर की रफ्तार से BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। अब जिससे कार चला रहा युवक और उसकी दोस्त की तो मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। उसकी भी तस्वीर सामने आई है। इस दौरान कार में ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा शख्स स्पीड का वीडियो बना रहा था और इसी चक्कर में ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार का इंजन अलग हो गया, पूरी बॉडी चूर चूर हो गई। 2 करोड़ की इस कार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि रफ्तार कितनी ज्यादा थी। हादसे के बाद युवक और युवती के शरीर के अंग सड़क पर इधर उधर बिखरे हुए थे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सका। अब कार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है। और ये आप देखिए वीडियो है जिसमें आप कार की रफ्तार को देख सकते हैं और स्पीडोमीटर में देखिए 251 स्पीड आपको दिखाई देगी। 251 प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। तो ऐसे में किसी के लिए भी, आम व्यक्ति के लिए गाड़ी को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल होता है। और तभी ये कार देखिए इतनी रफ्तार के बाद ये डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। अब ये कार भी अब देख रहे हैं कि इसमें 2 दरवाजे, यानी कि स्पोर्ट्स कार रही होगी तो इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। हो सकता है 251 के बाद और ज्यादा बड़ी होगी। और यही बहुत घातक साबित हुई इस गाड़ी में सवार लोगों के लिए। सबीर भी से हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे अभी इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। लेकिन कार की हालत भी आप देखें। कार की हालत समीर ये बता रही है कि यह हादसा कितना भयानक था और रफ्तार कितनी तेज थी। ये जो एडवेंचर करने का जुनून है वो कैसे लोगों की जान ले चुका है वो देख रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, हमने थोड़ी देर पहले गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर जो हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि क्या कोई साजिश थी या जिस तरीके से रैश ड्राइविंग का पूरा मामला नजर आता है, क्योंकि 251 की स्पीड पे BMW जैसी कार चलाई जा रही थी और उसके साथ ही साथ रील भी बनाया जा रहा था, क्योंकि जो स्पीडोमीटर का जो वीडियो सामने आया उससे जाहिर है कि स्पीड बढ़ाते वक्त रील्स बनाई जा रही थी। और पंकज भोयर ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके से अगर कार रैश ड्राइविंग की जा रही हो तो इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि कार में जो लोग सवार थे उसमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक अभी बहुत ही क्रिटिकल बताया जा रहा है, तो ऐसे में कार किसके नाम पे थी और उसे जो चलाने वाला व्यक्ति था या बाकी की जो तफ्तीश है वो इस मामले में की जाएगी। लेकिन जो जिस प्रकार से पूरा हादसा हुआ उसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही ये सरकार की ओर से हिदायत दी जाती है कि कार चलाते वक्त खासकर स्पीड का तो ध्यान रखा ही जाए और उस दौरान किसी भी तरह की रील से सेल्फी न बनाई जाए। लेकिन उसके बाद भी उल्लंघन इन सारे नियमों का किया जाता है, जिसके चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस सड़क पर ये कार चल रही है, क्योंकि मुंबई बड़ौदा महामार्ग बताया जा रहा है, बदलापुर का जो पूरा इलाका है उसे हम देखें तो ग्रामीण इलाका है निश्चित तौर पर सारा का सारा। ऐसे में वहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी कि नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर एक्सीडेंट होता है तो हाईवे पर तुरंत वहाँ पे जो प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं कि फर्स्ट एड पहुँचना बहुत जरूरी होता है, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। इसकी भी जांच साथ ही साथ की जाएगी उस सड़क को लेकर। तो फिलहाल ये जांच के आदेश जो है सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब इस हादसे को लेकर हमारे सहयोगी ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर से भी बात की और उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सर, हमारे साथ गृह राज्य मंत्री हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से बदलापुर में घटना सामने आती है, 251 की लगभग स्पीड से BMW कार चलती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसमें 2 लोगों का दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, एक जन बिल्कुल उसकी गंभीर हालत बनी हुई है। सरकार इसको किस तरीके से देखेगी या किस तरीके से आप कार्रवाई करें? बहुत दुर्भाग्यपूर्वक घटना है कि ऐसी घटना बदलापुर में घटी। ऐसी न्यूज यहाँ पे प्राथमिक न्यूज आ रही है। हम लोगों ने बार बार स्पीड
स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने का जन जागृति के अनेक प्रोग्राम सरकार की तरफ से लिए गए हुए हैं। इसके तौर पे पर्टिकुलरली पेरेंट्स की ओर से अपने बच्चों के लिए इंस्ट्रक्ट कर दिया जाना चाहिए और खुद लोगों ने भी इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गाड़ी ये हमेशा स्पीड लिमिट, जो कानून ने अपने को स्पीड लिमिट दी है, उस स्पीड लिमिट में ही चलाना है। मुंबई में BMW कार की रफ्तार की शिकार हुई उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी भीषण सड़क हादसे की एक तस्वीर सामने आई। बड़ी खबर अलीगढ़ से है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। बाइक को कई किलोमीटर दूर तक एक ट्रक घसीटता हुआ ले गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक में आग लग गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रफ्तार का कहर है। और सड़क पर जब आप कॉन्शियसनेस के साथ गाड़ी नहीं चलाएंगे और खास तौर पर जब आप एक भारी गाड़ी चलाते हैं तब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बाइक नीचे फंस गई है कार के और माफ कीजिएगा ट्रक के, और ट्रक उसे घसीटता हुआ आगे लेकर जाता जा रहा है बिना इस कॉन्शियसनेस के कि क्या हुआ। उस बाइक सवार की जान चली गई होगी। बाइक आपके ट्रक के नीचे फंसी हुई है, चिंगारियां निकल रही है। इस ट्रक में भी आग लग सकती थी, टायर में तो आग दिखाई दे ही रही है। बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। पीआईएल दाखिल करके सीबीआई जांच की भी मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्पेशल कमेटी बनाने और जांच कराने की अर्जी लगाई गई है और याचिका में दावा किया गया है कि एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया है। पूरे मामले में कई गंभीर सवाल सामने आए हैं जिसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एक निष्पक्ष टीम लीड करे। इस पूरे मामले में अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताया था। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। मांझी ने पुलिस का सपोर्ट किया है और कहा है कि पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है सही लिया है। 17 जून को आरा में एनकाउंटर की खबर के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार के कई अलग अलग जिलों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, बाद में पुलिस ने फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया। बीजेपी के एमएलसी पवन सिंह ने दुख जताया है और ऐलान किया है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाएंगे। आरा में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था और इसके बाद हाईवे पर घमासान देखने को मिला। पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। 19 जून को प्रशासन ने लापरवाही को लेकर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया। थाना अध्यक्ष, एएसआई और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। 20 जून को सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार सियासी नेताओं का जमघट है और इसी कड़ी में अब जीतन राम मांझी पुलिस के सपोर्ट में खुलकर आए हैं। मांझी ने कहा कि लड़के के हाथ में पिस्टल किसने थमाई? अगर पुलिस वालों को गोली लग जाती, मौत होती तो फिर जिम्मेदार कौन होता? कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। हाल ही में बीजेपी से एमएलसी इलेक्ट हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह जल्द ही भरत तिवारी के परिवार से मिलने वाले हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी और कहा कि परिवार से मिलकर वो निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। भरत तिवारी ने कोरोना महामारी, बाढ़ जैसी आपदाओं के अलावा कई मुश्किल परिस्थितियों में समाज की सेवा की और उनकी मौत दुखद है। और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया और मांग की कि सीएम सम्राट चौधरी पीड़ित परिवार से मिलकर माफी मांगे। यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है और जो भी दोषी है उसे सजा देनी चाहिए। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है।
सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं, और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की है। फेक एनकाउंटर हो या एनकाउंटर हो, अब तो जांच का विषय हो गया, लेकिन हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों किया? इस पे सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम जाकर के माफी मांगनी चाहिए परिजनों से मिलकर के। बिहार के अलग अलग शहरों में एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। भभुआ में परशुराम सेना, करणी सेना और सर्व समाज की ओर से आक्रोश रैली निकली। आरोप लगाया गया कि यह मुठभेड़ नहीं, एक प्लान की गई साजिश थी और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया है। उस फर्जी इनकाउंटर का परशुराम सेना जो है और पूरा सर्व समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त करके 302 का मुकदमा लगाने का मांग करता है। भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले। जिस तरह से उनके साथ हत्या हुआ है, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा आवाज उठाते थे वहाँ पे, और प्रशासन के नजर में वो खटक रहे थे क्योंकि बार बार वो स्थानीय मुद्दा को लेके जा रहे थे वहाँ पे। एक समाज सेवी जो शोषित पीड़ित वंचितों के लिए आवाज उठाता था, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया। भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है और वहाँ के जो कुछ अधिकारी थे उनके द्वारा रची हुई यह साजिश है। बड़ी खबर आपको देते हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की अर्जी लगाई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, या तो भरत तिवारी सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है, वो समाज सेवी हो सकता है जैसा कि स्टार पवन सिंह कह रहे हैं, या फिर दूसरा पक्ष जो ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक विक्षिप्त थे, परेशान थे और उन्होंने हाथ में पिस्टल ले ली थी, ये विषय हो सकता है। राजनीति भरपूर हो रही है, मसला जांच का है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अब बढ़ता जा रहा है उसको लेकर जांच की जा रही है। बिहार सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात भी कह दी है, जो पटना हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में जांच होगी। लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सही है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों को लेकर समय समय पर आवाज़ उठाता रहता था, ये भी सही है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, और जिस तरह से वो लेकिन हरकतें कर रहा था उसके बारे में जो जानकारी मिली थी, जो उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं वीडियो में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने जिस तरह से इनकाउंटर किया, क्या उसकी आवश्यकता थी? क्योंकि जो वीडियो सामने आया, जो भरत तिवारी खुद ही फेसबुक लाइव के जरिए बता रहा था, उसमें वो अपने पिस्टल को फेंकता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जब पुलिस उसकी तरफ आगे बढ़ी तो उसने फिर से पिस्टल उठा लिया और इसलिए फिर गोली चलानी पड़ी। अब ये कितना सही है, इसकी जांच की आवश्यकता है, परिवार वाले यही बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि पुलिस अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस के पास यही एक विकल्प था? क्या पुलिस कोई दूसरा तरीका नहीं आजमा सकती थी, ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसी हरकतें कर रहा है, गोली चला रहा है, अपशब्द कर रहा है, पुलिस को गालियां भी दे रहा है, तो इसके पीछे वजह उसकी मानसिक स्थिति है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो छोटी सी प्रतिक्रिया, क्या जो सियासी बयान या कह सकते हैं कि जो बात यहां पर जीतन राम मांझी ने की है उसको लेकर कोई रिएक्शन आया है? देखिए, जीतन राम मांझी जाहिर है पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम दूसरे राजनेता वहां गए हैं उनकी अपनी एक अलग राय है। वो भरत तिवारी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं और जाहिर है चूंकि अलग अलग राजनीतिक दल हैं, बिहार का जो जातीय समीकरण है उनको जोड़कर हर चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं, तो अपने अपने हिसाब से बातें कही जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जुडिशियल इंक्वायरी में या फिर इसके आगे जो कुछ जांच होती है उसमें ये बात साफ होगी। बहरहाल जांच के लिए इंतजार करना होगा। धन्यवाद आपका। नीट के री एग्जामिनेशन कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों के बीच संपन्न हुआ। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम में
शामिल होकर एग्जाम दिया है, लेकिन कुछ जगहों से एग्जामिनेशन के दौरान धांधली की कोशिशों की खबर भी आई। बिहार के लखीसराय में एग्जाम के दौरान पुलिस ने सॉल्वर गैंग का खुलासा किया। 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जाम सेंटर के अंदर परीक्षा देने पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। इनमें एम्स, पीएमसीएच, बीएचयू के इंटर्न भी शामिल हैं। अब पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जिसके 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस के रडार पर हैं और इनकी जल्दी गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। ठीक चल रहा है, क्योंकि एक इम्पर्सनेटर यहाँ पर पकड़ाए थे 12 बजे के लगभग में। उनको पकड़ के हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह से पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, डीडीसी, एडीएम जो भी नोडल हैं, सभी लोग सुबह से ही एक्टिव हैं। हर सेंटर्स पर हम लोग कवर कसे हुए हैं पहले से ही। उसकी बैठकें हुई है सभी सेंटर्स सुपरिटेंडेंट को, बायोमेट्रिक वाले, जैमर वाले और सीसीटीवी वाले, ये 3 पर हम लोग विशेष रूप से पहले से ही हम लोग ध्यान रखे हुए हैं और सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आज सुबह से भी दे रहे हैं। उसी में से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। उस पर क्या आरोप है सर जो पकड़े गए थे? नहीं, वो तो बायोमेट्रिक उनका मैच नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर अंदर में आने पर जब आपकी जगह पर कोई और जाके बैठेगा तो उसका बायोमेट्रिक तो मैच नहीं करेगा। तो फिर कितने लोग पकड़ाए? इस सेंटर पर 1 पकड़ाया है। डीएम सर के साथ मैं और हम लोग सब मिलकर सभी सेंटर्स पे घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सेंटर्स पे एग्ज़ाम चालू हो चुका है, पीसफुली चल रहा है। और अभी जो ये सेंटर है +2 हसनपुर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है, क्या है, उन सबको भी हम लोग आगे अभी चेक कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय से पकड़ाया गया? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी पकड़ा गया है। तो सारी डिटेल्स हम आपको एक बार ही हम लोग वेरीफाई कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, थोड़ा इंटरोगेशन चल रही है, फिर हम आप लोग को ब्रीफ करेंगे। और मेरठ में युवती ने भारी हंगामा किया। वो अपने बॉयफ्रेंड परवेज से मिलने मेरठ पहुंची थी, तभी उसका वहां कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया और मेरठ में नशे में धुत लड़की ने काफी देर तक बवाल काटा। गुस्साई लड़की पुलिस से भी बहस करने लगी और उसके एक शख्स को भी थप्पड़ मारने की बात सामने आई है और काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। मिलने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, तो मिलने के लिए आओ। बदतमीजी थोड़ी करोगे आप। सर जी, मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारे पास बदतमीजी की कोई वीडियो है? नहीं, तुम पहले हमारे पास शिकायत नहीं है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैंने तो सर जी, इनसे बदतमीजी की कोई वीडियो तो मेरे साथ बदतमीजी क्या किया मैंने? गलत किया। क्या किया है? वीडियो बनाएंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रही है, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के दखल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी मुशर्रफ के दोनों पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 14 जून को आरोपी मुशर्रफ ने नाबालिग को घर से उठाकर फरार हो गया, उसका रेप किया। आरोप है कि उस दौरान उसने लड़की को धमकी दी, उसके शरीर को सिगरेट से दागा। रेप के बाद आरोपी युवक लड़की को उसके घर के बाहर फेंक कर भाग गया। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत थाने पर दी है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पूरे मामले की जानकारी जब विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को हुई तो उन्होंने पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की। विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के निर्देश के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। मुशर्रफ के दोनों पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। आप लोग ये याद रखना, ये योगी सरकार है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी पुश्तें याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। 10 पुश्तें इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कितने लोग होंगे? अरे अतीक को नहीं छोड़ा तो ये कौन से खेत की मूली है? पकड़ो इन लोगों को। अब इनका जुलूस हम निकालेंगे, चिंता मत करो। ना जुलूस निकलवाया ना मैंने, वैसे डरना नहीं, ठोक ठोक के मारेंगे। भय आना चाहिए इनके अंदर, आएगा सर पूरा। ऐसा भय आएगा कानून को मतलब देखो, तुम्हारे हमारे घर की महिलाएं जो है ना रोड पे घूमेंगी 1 बजे रात को भी,
और उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, उनको पकड़ ले किसी तरह, पकड़ ले, कहां से हो, कहीं भी हो, पकड़ ले। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए, यही वो मुशर्रफ है जो रेप का आरोपी है। इसके दोनों पांव पर गोली लगी, इसका एनकाउंटर किया गया। फिलहाल इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां पर इसका इलाज किया जा रहा है। इस पर आरोप यह है कि इसने एक नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके शरीर को सिगरेट से भी दागा और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद उस लड़की को उसके घर के बाहर फेंक कर वो यहाँ से फरार हो गया। इसमें पुलिस ने शुरुआत में तो सजगता नहीं दिखाई। जब घर वालों की तरफ से कंप्लेन दाखिल कराने की कोशिश की गई तब हिला हवाली सी दिखती रही। तब विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने दखल अंदाजी की, उन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव भी बनाया, परिवार का साथ दिया, तब कहीं जाकर ये कार्रवाई हुई। खबर यूपी के अमरोहा से, जहां पर किसान के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। दोगुना पैसे का झांसा देकर मौलाना ने एक किसान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए। मौलाना के झांसे में आकर किसान ने अपनी 35 बीघा जमीन बेच दी। मौलाना ने किसान से कहा कि वो तंत्र मंत्र के जरिए इस रुपये को दोगुना कर देगा। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। इसी चक्कर में फंसकर किसान ने पैसे गंवा दिए। पैसे वापस मांगने पर किसान को मौलाना ने धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपी मौलाना का एक वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें वो कुर्ता पजामा पहनकर सिर पर टोपी लगाए दिख रहा है। आंखों पर काला चश्मा भी उसके है। वो नोटों से भरे बक्से की आरती उतारता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद पैसे गायब किए जाने की बात कही जा रही है। किसान ने बताया कि शुरू में उसने 10,000 रुपए लेकर मौलाना को उधार दिए। आरोपी ने कुछ समय बाद उसे 20,000 रुपए वापस कर दिए। इससे किसान का उस पर भरोसा बढ़ गया। इसके बाद मौलाना ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की बात कही। तंत्र मंत्र के जरिए पैसे को कई गुना बढ़ाने का उसने दावा किया। इसी झांसे में आकर वो लगातार पैसे देता चला गया। पैसे डूब जाने के बाद पीड़ित किसान ने पुलिस के पास जाके अपनी शिकायत दी है और गुहार लगाई है कि पैसे दिला दो। 8 जनवरी 2025 बुध का दिन है। मेरे साथ जाने वाला मैं आपका पत्थर बोलेगा, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। इस बेस पे आपने पैसे दिए थे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में। मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या कर। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख। मैं अपने पैसे वापस देने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। कौन सी गली में? कौन सी गली में? इसने मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने दूंगी। तो ये आप देखिए, यही वो बताया जा रहा है कि आरोपी है जिसने पैसे दुगने करने का झांसा दिया था। और नीचे देखिए, इसमें जो नोटों की गड्डियां रखी हुई है जिसमें आपको 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये की गड्डियां नजर आ रही है। अब आरती करता हुआ नजर आ रहा है और इसने किसान को ये कहा कि मैं ये पैसे दुगने कर दूंगा। तो तंत्र मंत्र कर रहा है। पता नहीं ये मौलाना आग जलाकर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख की ठगी हो गई, वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है।